हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स डिस्कशन ऑफ 22 एंड 23 ऑफ अप्रैल 2020। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। Our first topic is third phase of Gujarat's सुजलम सुफलाम जल संचय अभियान begins। ठीक है, तो जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो अपना एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ठीक है, तो उसका जो गुजरात गवर्नमेंट ने थर्ड फेज स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं। गुजरात गवर्नमेंट बिगन द थर्ड फेज ऑफ सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान एमिडिस्ट लॉकडाउन। ठीक है, तो ये अभियान शुरू कर दिया है लॉकडाउन के बीच में ही। द स्कीम इज टू कंटिन्यू टिल जून 10। ठीक है, तो ये जो स्कीम चलेगी वो 10 जून तक ये चलेगा, ये सारा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये प्लान आखिर में है क्या, व्हाट इज द प्लान, इसको देख लेते हैं। अंडर द थर्ड फेज ऑफ स्कीम द गुजरात गवर्नमेंट हैज प्लान टू डिपन लेक्स रिवर्स चेक डैम्स बिफोर मानसून। ठीक है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है जिसके अंतर्गत जो थर्ड फेज है उसमें वो जितने भी जो लेक्स हैं, झीलें हैं, नदियां हैं और जो चेक डैम हैं उनको वो गहरा करेंगे मानसून आने से पहले। ठीक है, वो इसलिए करेंगे ताकि जो जल का जो संचय है, जल को, पानी को इकट्ठा किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पानी। ठीक है, इसके आगे है इट विल ऑल्सो रिमूव सिल्ट विद पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल अंडर मनरेगा। ठीक है, ये जो सिल्ट जो जमी हुई होती है नीचे धरातल पर कुओं के, रिवर्स के, डैम्स के, ठीक है, तो ये रिमूव करेंगे जो लोग मनरेगा के तहत लगे हुए हैं काम में। ठीक है, इस अभियान में। नेक्स्ट टॉपिक इज संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जिसका नाम उन्होंने रखा संयम। ठीक है, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लॉन्च्ड संयम मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, द एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड टू मॉनिटर होम क्वारंटाइन सिटीजन्स। तो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। तो ये लॉन्च इसलिए की ताकि जो क्वारंटाइन किए गए हैं लोग ड्यू टू कोरोना वायरस, तो उनके ऊपर एक चेक रखा जा सके, उनको मॉनिटर किया जा सके इस ऐप के तहत। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया अटेंड्स G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीट। ठीक है, द एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर attended the G20 agriculture minister meet through video conferencing. The meet was chaired by Saudi Arabia. ठीक है, तो ये जो G20 की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीट हुई वो हमारे जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने अटेंड की। और ये मीटिंग जो अटेंड की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की। और इस मीटिंग को जो जहाँ ये प्रस्तावित थी, जिस कंट्री में, उस कंट्री का नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में होनी थी, ये उनके द्वारा ये चेयर की गई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया रैंक्स 142। तो जो एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो लॉन्च हुआ अभी इस साल के लिए। तो जो इंडिया का जो रैंक आया उसमें 142वां है। ठीक है, द ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वाज लॉन्च्ड, इंडिया रैंक्ड 142 इन द इंडेक्स एंड हैड ड्रॉप्ड 2 प्लेसेस। एक्चुअली इंडिया जो है 142वां जो स्थान आया इंडिया का। तो इससे पहले जो पिछले साल जो लॉन्च हुआ था ग्लोबल जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें जो इंडिया है 2 स्थान वो नीचे गिर गया था। ये एक्चुअली जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो एक्चुअली इसका क्राइटेरिया होता है, जो भी जितने भी हमारे जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, तो उनको
मतलब कितनी आज़ादी के साथ, कितने अच्छे ढंग से उनको उन सारे राइट्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, उनको सिक्योर किया जाता है, उनको कोई हर्ट नहीं किया जाता है। तो जितना अच्छा जहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होगी उतना अच्छा रैंक होगा, ठीक है। तो इंडिया का एक्चुअली पिछले साल ड्रॉप 2 प्लेसेस इसलिए हुआ था क्योंकि इंडिया में कुछ जो रिपोर्टर्स थे उनका यहाँ पे डेथ हुई थी, सो ड्यू टू सम रीजंस तो तभी इंडिया का जो ड्रॉप हुआ था 2 प्लेस पिछले साल, बट इस साल सुधरा है तो 142 जो प्लेस है इंडिया का इस इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। थोड़ी सी हाइलाइट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स, ठीक है, जो वर्ल्ड है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो कहाँ कहाँ कौन कौन से देश रैंक किए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को 145वां स्थान मिला है, इस ये 3 स्थान ये नीचे गिरा है। बांग्लादेश को 151 मिला है, ठीक है। जो नॉर्वे है, नॉर्वे जो उसको रैंक मिला है वो फर्स्ट मिला है। नॉर्थ कोरिया को 180वां स्थान मिला है, चाइना को 177वां स्थान मिला है। तो नॉर्वे ने टॉप किया है, ठीक है। और इंडिया का जो स्थान रहा है 142वां रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है इंडिया का जो रैंक है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में कितना रहा है, या ऐसा भी आ सकता है कौन सी कंट्री ने टॉप किया। तो नॉर्वे ने टॉप किया, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, CSIR क्लिनिकल ट्रायल ऑफ सेप्सीवैक ड्रग ऑन critically ill COVID-19 patient. The Council of Scientific and Industrial Research announced that it is to go for clinical trials on critically ill COVID-19 patient. तो ये जो एक ड्रग है सेप्सीवैक, इसके ऊपर जो इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अपने जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया है। वो कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर जो बीमार हैं, कोविड-19 से ग्रसित हैं, उनके ऊपर ट्रायल ये शुरू कर दिया है इस ड्रग का, सेप्सीवैक। ये भी इम्पोर्टेंट है, सेप्सीवैक, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज to remain open during extended lockdown. The government of India announced that the food processing industries, caregivers of senior citizens, and prepaid mobile charging units are to remain open during extended lockdown. ठीक है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस आई थी उसमें एक्चुअली थोड़ा क्लैरिटी नहीं थी इस चीज़ को लेके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, मिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं, मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, या जो हमारे केयर गिवर्स हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, या प्रीपेड मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स हैं, वो ओपन रहेंगी ड्यूरिंग लॉकडाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। एक ग्लोबल एनुअल रिपोर्ट है, ये रिलीज हुई यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। तो इसमें क्या है, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिसेंटली रिलीज्ड इट्स 4th एनुअल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो फूड क्राइसिस के ऊपर एक्चुअली जो ये रिपोर्ट है ये रिलीज की यूनाइटेड नेशन ने। According to the report, the food crisis has grown by 10%. ठीक है, जो भुखमरी है वो 10% बढ़ गई है, ये जो कोविड-19 की जो आपदा है इसकी वजह से। तो एक रिपोर्ट उन्होंने दी कि 10% जो क्राइसिस है, फूड क्राइसिस, भुखमरी से संबंधित, वो बढ़ गया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू वाइपर स्पीसीज डिस्कवर्ड बाय इंडियन हर्पेटोलॉजिस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। एक नई वाइपर जो स्पीसीज है, सांप की जो स्पीसीज है वो डिस्कवर हुई है। जो इंडियन हर्पेटोलॉजिस्ट हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने ये डिस्कवर की, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द इंडियन हर्पेटोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड न्यू स्पीसीज ऑफ वाइपर फैमिली इन द पके टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये जहाँ पर डिस्कवर की वहाँ का नाम है पके टाइगर रिजर्व और ये अरुणाचल प्रदेश में है, पके टाइगर रिजर्व। इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ फिक्शनल कैरेक्टर
सेलेजर सेलिथ्रीन, ठीक है, जो एक उपन्यासकार थे। तो उनका जो एक करैक्टर था, फिक्शनल करैक्टर था, एक उपन्यास से संबंधित एक करैक्टर था जिसका नाम था सेलेजर सेलिथ्रीन। उसके नाम पर इस वाइपर स्पीसीज का नाम रखा गया और ये पक्के टाइगर रिजर्व में अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, recovery rate of COVID-19 patient in country is 17.47%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक गाइडलाइंस अपना लॉन्च की, उसमें रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं इंडिया में, उनका जो रिकवरी रेट है 17.47% है। मतलब 17.47% जो है ठीक हो रहे हैं पेशेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना है, ठीक है। देयर आर मोर देन 61 डिस्ट्रिक्ट एंड 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वेयर नो फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन 14 डेज। तो देश में 21 ऐसे ज़िले हैं, 23 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में, जहाँ की कोई भी नया फ्रेश केस नहीं आया है पिछले 14 दिनों में। तो जो पेशेंट का रिकवरी रेट है वो 17.47% है। नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंग्स इन ऑर्डिनेंस मेकिंग अटैक ऑन डॉक्टर्स पनिशेबल अप टू 7 years। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी एक ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है जिसमें कि जो डॉक्टर्स के ऊपर जितने भी अटैक हो रहे हैं उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो अगर जो भी अटैक होएगा उसके लिए सज़ा 7 साल तक रहेगी, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट इन ऑर्डिनेंस टू एंड वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। तो ये जो एक्चुअली ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, तो डॉक्टर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके अगेंस्ट जितनी भी ये मारा पीटी है, वायलेंस हो रहा है लोगों को द्वारा, उससे संबंधित ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। हाइलाइट्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंस, पर्सन्स अटैकिंग हेल्थ पर्सनल्स आर टू बी सेंटेंस्ड टू जेल फॉर 6 months to 7 years। कोई भी अटैक करता है हेल्थ केयर वर्कर्स पर या डॉक्टर्स पर, तो उनको 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है। जो नॉन सीरियस जो केसेस हैं उनमें पेनल्टी देनी पड़ेगी 50,000, और जो सीरियस केसेस हैं उनमें 2 लाख से 5 लाख तक रुपए का जुर्माना हो सकता है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑर्डिनेंस, in order to achieve this, the ordinance will make amendment to the Epidemic Disease Act 1997। जो ये ऑर्डिनेंस लाने के लिए जो हमारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट है 1897, उसमें अमेंडमेंट की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी है जो हमारी न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड टू फिक्स न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज फॉर फॉस्फेटिक पोटैशिक फर्टिलाइजर्स। तो यूनियन गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने जो अप्रूव की सब्सिडी, वो फॉस्फेटिक और पोटैशिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रोवाइडिंग पोटेशियम एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स to the farmers in subsidy rate. These subsidies are governed by the NBS scheme that was launched in 2010। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारे किसान हैं इंडिया के, उनको पोटेशियम और फास्फोरस है वो सब्सिडी वाले रेट्स पर दे रही है। और ये जो सब्सिडी जो दी जा रही है वो हमारा न्यूट्रिशन बेस्ड जो सब्सिडी स्कीम है जो कि लॉन्च हुई है 2010 में, उसके अंतर्गत ये दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लॉन्चेस विद्यादान 2। मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे HRD है उन्होंने लॉन्च किया विद्यादान 2। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ HRD लॉन्च विद्यादान 2 ऑन दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये लॉन्च किया गया विद्यादान। द मेन एम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज टू कंट्रीब्यूट ई लर्निंग कंटेंट
and help children continue their learning anywhere and anytime in the country. तो एक्चुअली ये जो प्रोग्राम किया गया प्रस्तावित विद्यादान 2 अंडर जो दीक्षा स्कीम है, तो इसका मेन फोकस यही होगा कि जो ई लर्निंग जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी ई एजुकेशंस हैं बच्चों को, वो प्रोवाइड हो सकें और वो उसका फ़ायदा ले सकें देश में, हमारे देश में कहीं भी किसी भी टाइम वो उसका फ़ायदा ले सकें। हाइलाइट्स देख लेते हैं। इन द बैकड्रॉप ऑफ सिचुएशन अराइजिंग out of COVID-19, Vidyadan 2 has been launched to integrate both schools and higher education for the children. एक्चुअली स्कूल और हायर एजुकेशन जैसे संबंधित जितने भी बच्चे हैं उनके लिए विद्यादान 2 लॉन्च किया गया, क्योंकि जो कोविड-19 का जो के कारण जो सिचुएशन पैदा हो गई है कोरोना वायरस बीमारी के कारण, उससे संबंधित ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया बच्चों की पढ़ाई से संबंधित। द विद्यादान 2 वॉज लॉन्च्ड ऑन दीक्षा, ये दीक्षा पे लॉन्च किया गया। और दीक्षा है क्या? दीक्षा इज नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च्ड फॉर टीचर्स। ये एक्चुअली नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लॉन्च किया गया टीचर्स के लिए। तो जो विद्यादान है मोस्टली ये हमारा ई कंटेंट है, ई लर्निंग पर बेस है, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है, ऑनलाइन पढ़ाई से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट है फेलुदा, कोविड-19 टेस्ट डेवलप्ड बाय CSIR IGIB साइंटिस्ट। फेलुदा है, ये एक नाम है, कोविड-19 टेस्ट है, ये बनाया गया हमारे CSIR और IGIB साइंटिस्ट के द्वारा। द IGIB ये क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ऑपरेटिंग अंडर CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हैव कम अप विद कोविड-19 टेस्ट कॉल्ड फेलुदा। तो जो ये दोनों हैं CSIR और IGIB, तो इनके द्वारा एक्चुअली ये कोविड-19 से संबंधित एक टेस्ट लाया जा रहा है जिसका नाम उन्होंने रखा फेलुदा। तो इससे संबंधित हाइलाइट्स देख लेते हैं। द टेस्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ डिटेक्टिव करेक्टर इन द स्टोरीज ऑफ फिल्म मेकर सत्यजीत रे। एक्चुअली जो फेलुदा जो नाम रखा गया वो एक डिटेक्टिव करेक्टर है, जो सत्यजीत रे की जो फिल्म स्टोरीज हैं उनमें एक डिटेक्टिव करेक्टर है, उसके नाम के ऊपर ये नाम रखा गया। कोविड-19 का जो टेस्ट है ये CSIR और IGIB साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया। द टोटल टाइम टेकन बाय द टेस्ट टू प्रोड्यूस रिजल्ट इज 1 आवर। तो जो टेस्ट हो जाए ये एक्चुअली 1 घंटे में ही अपनी रिपोर्ट दे देगा इस टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट 1 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट है एप्थामित्रा हेल्पलाइन एंड एप्लीकेशन लॉन्च बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। एप्थामित्रा ये लॉन्च की गई एप्लीकेशन और हेल्पलाइन कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कर्नाटका हैज़ लॉन्च एप्थामित्रा मोबाइल एप्लीकेशन एंड हेल्पलाइन टू फाइट कोविड-19। ठीक है, तो ये लॉन्च की गई कोविड-19 के से संबंधित जो भी मतलब अपने इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उससे संबंधित ये जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च की गई। ठीक है, द एप्लीकेशन वाज लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट BS येदुरप्पा जो चीफ मिनिस्टर CM कर्नाटका के, उनके द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च की गई। हाइलाइट्स देख लेते हैं एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन एम्स एट प्रोवाइडिंग मेडिकल गाइडेंस एंड एडवाइस ऑन कोविड-19। ये एक्चुअली मेडिकल गाइडेंस और एडवाइस देगी जो कोविड-19 से संबंधित है। तो अब ये क्या एडवाइस देगी, अब देख लेते हैं इसको। व्हेन अ पर्सन हैज सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, जब किसी पर्सन को सिम्टम होंगे कोविड-19 के, ही और शी कैन कॉल टू द हेल्पलाइन नंबर ऑफ एप्थामित्रा। तो वो कॉल कर सकता है, जो एक हेल्पलाइन नंबर जो प्रोवाइड किया गया है एप्थामित्रा, जो एक एप्लीकेशन है और हेल्पलाइन है। दे विल बी एडवाइज बाय द टीम ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। वो एक्चुअली उनको फिर एडवाइस किया जाएगा जो उनको सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि वो सिम्टम्स कोविड-19 के हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो एप्लीकेशन है वो हेल्प करेगी कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ाई में। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड बैंक, डिक्लाइन ऑफ मनी सेंट बाय माइग्रेंट वर्कर्स बाय 110 बिलियन USD। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी कि जो मनी ट्रांसफ़र की जाती है माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा वो
110 बिलियन यूएस डॉलर जो है उसमें कमी आई है। जो मनी पहले सेंड भेजी जाती थी माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा अपने सगे संबंधियों को, तो अब लॉकडाउन है तो वो कैसे भेज रहे हैं? एवरीवन इज़ इन देयर हाउसेज, कोई काम नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये फिर मनी ट्रांसफ़र भी नहीं होएगी, तो उसमें जो कमी आई है वो 110 बिलियन यूएस डॉलर की कमी आई है। द वर्ल्ड बैंक अनाउंस दैट द अमाउंट ऑफ मनी सेंट बैक बाय द माइग्रेंट वर्कर्स टू देयर होम कंट्रीज इज़ टू डिक्रीज बाय 110 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो यही बात है कि वो अपनी जो होम कंट्रीज़ में हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं दूसरे देशों में हैं, तो वो पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, तो उसमें जो कमी आई है 110 बिलियन यूएस डॉलर की कमी आई है। Next topic is United Nations Office on Drugs and Crimes launches series under Education for Justice Initiative। तो यूनाइटेड नेशन ने एक्चुअली एक सीरीज़ लॉन्च करी है ड्रग्स एंड क्राइम्स के ऊपर, ठीक है। तो ये एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है लिया गया, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। The United Nations Office of Drugs and Crimes launched online dialogues with students and educators on COVID-19। तो ऑनलाइन डायलॉग एक्चुअली लॉन्च किए गए, तो ये शेयर किए जाएंगे स्टूडेंट्स और जो भी एजुकेटर्स हैं उनके बीच, ठीक है। तो हाइलाइट्स देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज़, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सीरीज़ जो लॉन्च करी उसका नाम क्या रखा? लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज़ अंडर एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव। इस सीरीज़ का काम क्या है? द सीरीज़ एम्स टू sensitize students on the issues such as misinformation, cybercrime, gender-based violence, करप्शन अमंग अदर्स। तो जो ये सीरीज़ है ये एक्चुअली स्टूडेंट्स को गाइड करेगी किसी भी तरह की जो उनको गलत सूचना, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो अपराध होते हैं इंटरनेट पे, ठीक है, और जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है और करप्शन जो होती है उससे संबंधित ये जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको सेंसिटाइज करेगी, इन्फॉर्मेशन देगी ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। तो इस सीरीज़ का जो नाम है लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज़ रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज ICMR पूल टेस्टिंग ओनली इन एरियाज ऑफ लेस देन 5% कोविड-19 प्रेवलेंस। ICMR ने एक गाइडलाइन जारी की, उन्होंने बोला कि जो पूल टेस्टिंग है वो केवल उन्हीं एरिया में की जाएगी जहाँ पे कि 5% जो कोविड-19 के पेशेंट्स होने की संभावना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जो पूल टेस्टिंग है वो सबसे पहले कौन से राज्य में शुरू करी गई है, ये हमने अपने पिछले जो करंट अफेयर्स हैं उसमें डिस्कशंस हैं उनमें कवर करा है। तो जो पहली पूल टेस्टिंग जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अनाउंस that pool testing can be done only in areas where the COVID-19 prevalence is less than 5%, जहाँ की 5% संभावना है कोविड-19 के जो पेशेंट्स की। Also the ICMR has instructed that not more than 5 samples shall be pooled। पूलिंग का मतलब है इकट्ठे सैंपल लेना। तो ICMR जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने बोला कि 5 सैंपल से ज़्यादा एक पूल में जो सैंपल्स है वो नहीं लेने हैं, ठीक है। दिस इज़ डन टू इम्प्रूव द एफिकेसी ऑफ पूल टेस्टिंग। एक्चुअली ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो प्रभाविकता है पूल टेस्टिंग की वो बनी रहे, उसको इम्प्रूव किया जा सके। अब ये पूल टेस्टिंग क्या है? बार बार हम पूल टेस्टिंग बोल रहे हैं तो इसको समझना ज़रूरी है, तो इसके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो पूल्ड टेस्टिंग इज़ पुटिंग स्वैब सैंपल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम several people that might be exposed to COVID-19 and testing them all using one RT-PCR टेस्ट किट, ठीक है। तो ये एक्चुअली पूल टेस्टिंग वो है कि जो लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो एक्सपोज हुए हैं कोविड-19 के जो पेशेंट्स के साथ, ठीक है, तो वो उनसे स्वैब लिया जाता है, ठीक है, और उसको टेस्ट किया जाता है। एक जो टेस्ट किट है, किट के माध्यम से किया जाता है, जो RT-PCR रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है उसमें माध्यम से वो किया जाता है टेस्ट, ठीक है। When the bulk sample test positive,
दिस मीन्स एट लीस्ट 1 person इज इन्फेक्टेड बाई कोविड-19। जब बहुत सारे सैंपल पॉजिटिव आते हैं तो उन सैंपल में जो पूल टेस्टिंग मानो 5 की हुई है तो उसमें ऐसा मतलब ये लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई ना कोई पर्सन जो 5 में है वो पॉजिटिव होएगा। लेटर द सैंपल्स आर टेस्टेड इंडिविजुअली टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, उसके बाद जब पता लग गया हमें कि जो ये पूल टेस्ट 5 का है इसमें कोई ना कोई जो पॉजिटिव निकला है, तो उन जो 5 जो सैंपल्स हैं इकट्ठे जो पूल किए हुए हैं, लिए गए हैं, उनका इकट्ठा टेस्ट हुआ है, उनमें फिर उनके सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। दिस मेथड इज यूज टू ट्रैक एसिम्प्टोमेटिक केसेस एंड चेक कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ठीक है, ये मेथड जो यूज़ किया जा रहा है, जो एसिम्प्टोमेटिक जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं केसेस, उनमें यूज़फुल है, कारगर है, और जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है उसको रोकने के लिए काफ़ी कारगर है। तो जो किट यूज़ की जाती है इन टेस्ट के लिए वो है RT-PCR। ठीक है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो किट है वो यूज़ की जा रही है। तो आई थिंक पूल टेस्टिंग आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज PV सिंधु नेम्ड एज एम्बेसडर इन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कैंपेन। जो PV सिंधु है, हमारी जाने माने जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उनको एम्बेसडर बनाया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कैंपेन का। द वर्ल्ड चैंपियन PV सिंधु वॉज नेम्ड द एम्बेसडर ऑफ द कैंपेन, जिसका नाम है आई एम बैडमिंटन। तो उसका आई एम बैडमिंटन जो कैंपेन चलाया गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, उसका एम्बेसडर बनाया गया आई एम बैडमिंटन। द कैंपेन वॉज लॉन्च बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, BRO कंस्ट्रक्ट परमानेंट ब्रिज अक्रॉस रावी रिवर। ठीक है, BRO ने एक परमानेंट जो ब्रिज है वो बनाया है रावी रिवर को क्रॉस करने के लिए। द BRO रोड, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको BRO हम बोलते हैं, हैज़ कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट ब्रिज अक्रॉस रावी रिवर्स। ये रावी रिवर के जो ऊपर जो ब्रिज बनाया जा रहा था उसको कंप्लीट कर दिया BRO ने। द कैसोवाल ब्रिज will help Punjab farmers to transport their harvest comfortably। ठीक है, तो जो कैसोवाल ब्रिज है ये एक्चुअली जो पंजाब के फार्मर्स हैं उनको उनकी जो फसल है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके लिए सहायता होगी। तो एक्चुअली एक टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी, काफ़ी ये चर्चा में आया था पहले भी, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, हाइलाइट्स देख लेते हैं। इसका मतलब ये है क्या। अब असल में इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं, समाचारों में भी सुना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द इंडस वाटर ट्रीटी इज़ अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ठीक है, तो ये एक्चुअली जो ये संधि हुई थी सिंधु नदी के जो पानी है उससे संबंधित, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, बंटवारे को लेके, पानी के बंटवारे को लेके, सिंधु नदी का जो पानी है। ठीक है, द ट्रीटी वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ये एक्चुअली जिसके द्वारा कराई गई उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, मतलब ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये ट्रीटी कराई गई। इट वॉज साइंड इन कराची, ये कराची में साइन हुई थी। और इस ट्रीटी में है क्या, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी द ईस्टर्न रिवर्स ऑफ इंडिया, जो पूर्व से जो नदियाँ निकलती हैं इंडिया के, जैसे कि रावी है, ब्यास है और सतलुज है, वर गिवन टू इंडिया। इस संधि के अकॉर्डिंग जो रावी, ब्यास, सतलुज है वो इंडिया को दे दी गई उनका पानी। द वाटर्स ऑफ वेस्टर्न रिवर्स ऑफ इंडिया, और जो पानी है जो हमारे पश्चिम की तरफ से जो नदियाँ निकलती हैं, जैसे सिंधु है, हमारी चिनाब है और झेलम है, उनका पानी जो है पाकिस्तान को दे दिया गया। जो ये ट्रीटी हुई थी वो ये है, सिंधु का, चिनाब का और झेलम का जो पानी है वो पाकिस्तान को दे दिया गया, और जो रावी, ब्यास और सतलुज है उनका पानी जो है इंडिया को दे दिया गया इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज नासा, एयर पॉल्यूशन इन इंडिया एट 20-year लो। नासा ने एक्चुअली बोला कि जो वायु प्रदूषण है भारत में वो पिछले 20 सालों में सबसे कम है।
और ये क्यों हुआ है ड्यूरिंग जो ये लॉकडाउन है। इसमें जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं हमारे और जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट के मीडियम हैं वो सारे बंद हैं, जो कि पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन। और जितनी फैक्ट्रीज हैं वो भी बंद है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ क्लोज ड्यूरिंग लॉकडाउन ना। सो तभी जो नासा ने बोला कि जो इंडिया में जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वो पिछले 20 सालों में सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो HRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उनके द्वारा एक्चुअली एक अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर रिलीज किया गया, ठीक है, बच्चों के लिए प्राइमरी और जो अपर प्राइमरी क्लासेस हैं, क्लास 8 तक, ठीक है। तो क्यों रिलीज़ किया गया? क्योंकि ये लॉकडाउन के दौरान जो है पढ़ाई बच्चों की वेस्ट हो रही है, तो उससे संबंधित जो ई लर्निंग स्टार्ट हुई है, तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, उनके द्वारा एक नया अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ किया गया। हाइलाइट्स देख लेते हैं। The calendar has been prepared by the NCERT, guided by the Ministry of HRD। तो ये NCERT के द्वारा बनाया गया जो कैलेंडर है। The aim of the calendar is to keep students engaged meaningfully during their stay at home with the help of parents and the teachers। जो एम है कैलेंडर का, इसका बनाने का मकसद यह है कि बच्चों को एंगेज रखना है मीनिंगफुली, ठीक है, ताकि वो घर पर सुरक्षित रह सकें और जो भी काम उनको दिया जा रहा है उनमें उनके पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो हेल्प कर सकें। और ये कैलेंडर से संबंधित देख लेते हैं कैलेंडर में क्या क्या है। द कैलेंडर कंटेन्स वीक वाइज प्लान, ठीक है, बच्चों का वीक वाइज प्लान बनाया गया है कैलेंडर में, उनके इंटरेस्ट से अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ हैं। अबव ऑल द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द इनिशिएटिव आर मैप्ड, और वो एक्चुअली जो लर्निंग आउटकम्स कितनी आ रही हैं, कितनी आउटपुट रहे हैं, उनको भी मापा जा रहा है, मापा जाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज योगा, एक्सरसाइज, प्री वोकेशनल स्किल एट्सेट्रा। ये जो कैलेंडर है इसमें जो भी एक्चुअली जो डेट वाइज मतलब वीक वाइज जो प्लान बनाया गया है, इसमें योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए और जो हमारे प्री वोकेशनल स्किल्स हैं उसके लिए भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। द कैलेंडर मेनली कवर्स 4 लैंग्वेज, 4 भाषाओं में बनाया गया है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत। इन 4 भाषाओं में ये कैलेंडर बनाया गया। नाउ कम टू लास्ट टॉपिक, लेबनान। ये जो न्यूज़ है लेबनान से संबंधित है। फर्स्ट अरब कंट्री टू लीगलाइज marijuana कल्टीवेशन। जो लेबनान है वो फर्स्ट अरब कंट्री है जिसने कि अपने जो भांग की जो खेती है उसको लीगलाइज किया है, मतलब वहाँ पे उगाया जा सकता है भांग। Lebanon became the first Arab country to legalize marijuana cultivation. This has been done by the Lebanese parliament in order to boost the export of marijuana। तो ये इसलिए किया लेबनीज पार्लियामेंट के द्वारा ताकि जो marijuana की जो निर्यात है बाहर भेजा जा सके, उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर सेशन। सो अगर आपको फ्रेंड्स हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे रिकमेंड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू।